नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एल बिग स्टडी पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में यूपी पुलिस परीक्षा के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट देखेंगे। तो दोस्तों, देखते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है, मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है। इस वाक्य में घर से में कौन सा कारक है? तो दोस्तों, यहाँ पर से कारक चिन्ह का प्रयोग किया गया है और यहाँ पर जो से कारक चिन्ह का प्रयोग किया गया है वो अलगाव के रूप में किया गया है, यानी एक घर को दूसरे घर से अलग दिखाने के रूप में किया गया है। और जब से का प्रयोग अलगाव के रूप में किया जाता है तो वहां पर दोस्तों अपादान कारक होता है। वहां पर कौन सा कारक होता है? अपादान कारक होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, ऐसे कौन से शब्द हैं जिनका प्रयोग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में होता है? तो दोस्तों, यहां पर हम बात करें, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री शब्द जो हैं वो स्त्रीलिंग के लिए भी प्रयोग होते हैं और पुल्लिंग के लिए भी प्रयोग होते हैं। ऐसे शब्द जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के लिए प्रयोग होते हैं दोस्तों, उन्हें उभयलिंगी कहते हैं। तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कैसे शब्द हैं? उभयलिंगी शब्द हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कुलीन शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो दोस्तों, जो प्रत्यय होते हैं वो किसी शब्द के अंत में लगते हैं। इसमें मूल शब्द जो है दोस्तों, इसमें मूल शब्द कुल है। मूल शब्द क्या है दोस्तों? इसमें कुल मूल शब्द है। और इसमें कौन सा प्रत्यय लगाया है? इसमें इन प्रत्यय लगाया है। क्या लगाया है? इन प्रत्यय लगा है। इसमें इन प्रत्यय लगा है। कुल में इन प्रत्यय लगाकर कौन सा शब्द बन गया है? कुलीन। तो इसमें कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? इन प्रत्यय हो जाएगा दोस्तों। अगला देखते हैं। अगला है, आत्मत्याग शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें मूल शब्द जो है दोस्तों त्याग मूल शब्द है। इसमें कौन सा उपसर्ग लगाया है? आत्म उपसर्ग लगाकर क्या बना दिया है? आत्मत्याग। तो उपसर्ग जो होते हैं वो किसी शब्द के शुरुआत में लगते हैं। तो इसमें कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? आत्म उपसर्ग हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, नृत्य का तद्भव रूप कौन सा है? नृत्य का तद्भव रूप जो होता है दोस्तों नाच होता है। क्या होता है? नाच होता है। आगे है, इनमें मदिरा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? तो दोस्तों, यहाँ की बात करें, सुरा जो होता है वो मदिरा का पर्यायवाची होता है, मधु भी पर्यायवाची होता है, मद भी पर्यायवाची होता है, लेकिन अमी जो होता है दोस्तों, अमी जो है वो मदिरा का पर्यायवाची नहीं होता। ये किसका होता है? ये अमृत का होता है। किसका होता है दोस्तों? ये अमृत का पर्यायवाची होता है। आगे देखते हैं। उन्नति शब्द का विलोम पहचानिए। उन्नति का दोस्तों जो होता है वो अवनति होता है। उन्नति का क्या होता है? विलोम अवनति होता है। आगे है, अयन शब्द का विपरीतार्थक शब्द है। तो अयन का जो होता है वो नय होता है। क्या होता है? नय होता है। आगे है, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? तो दोस्तों, तद्भव की बात करें तो ये तो तत्सम है, उल्लास भी तत्सम है, अग्नि भी तत्सम है। तद्भव शब्द जो है वो इलायची है, क्योंकि इसका जो तत्सम होता है वो एला होता है। क्या होता है? एला होता है। तो इसका तद्भव एला होता है दोस्तों। आगे है, निम्न में भाववाच्य है। तो भाववाच्य की बात करें तो मोहन से बैठा नहीं जाता, ये वाला जो वाक्य है वो किसका है? भाववाच्य का है। इसके अंतर कौन सा वाच्य है? भाववाच्य है। अगला है, भविष्य काल के भेद होते हैं। तो भविष्य काल के कितने भेद होते हैं दोस्तों? 3 भेद होते हैं। भविष्य काल के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, बांसुरी बज रही थी, यह वाक्य किस काल का उदाहरण है? तो दोस्तों, ये तो पता चल रहा है कि यह भूतकाल का है, लेकिन बज रही थी यानी क्रिया के समाप्त होने का बोध नहीं हो रहा है, तो यह अपूर्व भूतकाल हो जाएगा। बांसुरी बज रही थी, यह कौन सा काल हो जाएगा? अपूर्व भूतकाल हो जाएगा। क्रिया के पूरे होने का पता नहीं चल रहा है। आगे देखते हैं। शिक्षक का बहुवचन होगा। तो शिक्षक का बहुवचन जो होता है वो शिक्षक गण होता है। क्या होता है? शिक्षक गण।
अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो पुल्लिंग रूप वाला विकल्प है। यानी हमें पुल्लिंग बताना है। तो हथेली तो स्त्रीलिंग होता है, तुला भी स्त्रीलिंग, नाक भी स्त्रीलिंग, लेकिन झगड़ा जो है वो पुल्लिंग होता है, क्योंकि हम कहते हैं झगड़ा हुआ, झगड़ा हुआ बोलते हैं। तो आप क्या कह सकते हो, झगड़ा शब्द जो है वो क्या है, पुल्लिंग है। आगे देखते हैं, अगला है, कोरोना अचानक फैल गया, इस वाक्य में अचानक किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। तो दोस्तों यहां पर फैल गया तो क्रिया है, लेकिन कैसे फैल गया, तो यहां पर अचानक यानी कि क्रिया की घटित होने की रीति को बता रहा है, यानी कैसे फैला है, तो अचानक फैल गया। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि यह रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, यानी क्रिया के होने के ढंग को बताए, तो वो कौन सा विशेषण कहलाता है, रीतिवाचक कहलाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है। दोस्तों अकर्मक क्रिया का मतलब होता है कि अकर्मक क्रिया नहीं है, अकर्मक क्रिया में कर्म मौजूद नहीं होता है, अकर्मक क्रिया में कर्म मौजूद नहीं होता है। यहाँ की बात करें तो यहाँ पर हमें ये बताना है कि अकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है। सूरज भान आता है तो इसमें कर्म मौजूद नहीं है, ये तो अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। सरोज खाती है, ये भी अकर्मक क्रिया का है। मोहन खाएगा, ये अकर्मक क्रिया है। लेकिन राहुल काम करता है, तो यहाँ पर हम अकर्मक और सकर्मक की जो पहचान करते हैं वो प्रश्न में क्या लगा कर करते हैं। हम यहाँ पर ये बोले राहुल क्या करता है, तो हमें अगर प्रश्न का जवाब मिले तो वो सकर्मक क्रिया होती है, और अपने प्रश्न का जवाब नहीं मिले तो वो कौन सी क्रिया होती है, वो दोस्तों अकर्मक क्रिया होती है। और प्रश्न का जवाब मिले तो वो कौन सी क्रिया होती है, सकर्मक क्रिया होती है। तो राहुल क्या करता है, तो जवाब मिलेगा काम, तो ये कौन सी क्रिया है, सकर्मक। तो हमें यही बताना था कि कौन सा अकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है, ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। आगे देखते हैं, योग्य व्यक्ति की पहचान, योग्य व्यक्ति ही पहचाना जाता है, वाक्य में योग्य शब्द क्या है। तो दोस्तों योग्य शब्द जो है, योग्य शब्द यानी व्यक्ति कैसा है, योग्य व्यक्ति है। तो व्यक्ति की विशेषता किसने बताई, व्यक्ति की विशेषता योग्य शब्द ने बताई, तो ये गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। जो करेगा सो भरेगा, रेखांकित शब्द क्या है। तो दोस्तों ये जो रेखांकित शब्द है, जो और सो, ये सब क्या होते हैं, ये संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। जो और सो किसके अंतर्गत आते हैं, संबंधवाचक के अंतर्गत आते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, बिडौजा पर्यायवाची शब्द है, तो बिडौजा इंद्र का होता है। किसका होता है, बिडौजा इंद्र का होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रस के अंतर्गत नहीं है। तो रस के अंतर्गत हास्य रस भी होता है, भयानक रस होता है, रौद्र रस होता है। रसों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, रसों की संख्या जो होती है वो 9 होती है। रसों की संख्या कितनी होती है, 9 होती है। लेकिन कुल रसों की बात करें तो कुल रस कितने होते हैं, 11 होते हैं। लेकिन व्यंग रस जो है वो रसों के अंतर्गत नहीं आता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। किस शब्द में तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास। तो यहां की बात करें, दौड़ और धूप, इसका समास विग्रह करें तो दौड़ या धूप बोलेंगे। पीताम्बर बहुब्रीय समास है। त्रिभुवन पहला शब्द संख्यावाची है तो द्विगु समास है। लेकिन मधुमक्खी की बात करें तो मधुमक्खी में बोले मधु की मक्खी, और कारक चिन्हों का जो प्रयोग होता है वो किस में होता है, तत्पुरुष समास में ही होता है। तो मधु की मक्खी, इसी में कौन सा समास हो जाएगा, इसी में हो जाएगा तत्पुरुष समास। उज्ज्वल का संधि विच्छेद है, तो उज्ज्वल का जो संधि विच्छेद होता है वो उत धन ज्वल से मिलकर बना होता है। उत धन ज्वल से मिलकर क्या बना होता है, उज्ज्वल। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, जिसके पेट में मां ने रस्सी बांध दी हो उसे कहते हैं, उसे दामोदर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, दामोदर कहते हैं। उच्च कुल में पैदा व्यक्ति, उच्च कुल में पैदा व्यक्ति जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, कुलीन कहलाता है। आगे चलते हैं, अभिज्ञ, अभिज्ञ और अनभिज्ञ शब्दों का सही अर्थ बताइए। अभिज्ञ का मतलब होता है दोस्तों जानकार, और अनभिज्ञ का मतलब होता है ना जानकार। तो यहाँ पर जो है सही अर्थ जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, सी वाला विकल्प जो है वो सही है, जानकार और ना जानकार।
कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध है? यह आंखों से देखी घटना है? नहीं, यह अशुद्ध वाक्य है। यह आंखों देखी घटना है, दोस्तों यही शुद्ध हो जाएगा। यह आंखों देखी घटना है, तो यही क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। एक विधेय, एक ही विधेय हो जिसमें, तो दोस्तों वो कौन सा वाक्य कहलाता है? वो कहलाता है आपका सरल वाक्य, जिसमें एक ही विधेय हो। अलंकारों के मुख्य भेद कितने हैं? अलंकारों के मुख्य भेद कितने हैं? तो दोस्तों अलंकार जो है मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक तो शब्द अलंकार और एक अर्थालंकार। लेकिन कुल भेद की बात करूं तो कुल भेद कितने होते हैं? तीन। शब्द अलंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार। कुल भेद कितने होते हैं? तीन। लेकिन मुख्यतः कौन से होते हैं? एक तो शब्द अलंकार होता है और एक अर्थालंकार होता है। तो राइट आंसर क्या जाएगा? डी हो जाएगा। सौरठा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो दोस्तों सौरठा के जो प्रथम चरण में मात्राएं होती हैं वो 11 होती हैं। कितनी होती हैं? 11 और 13 होती हैं सौरठा में। यानी प्रथम चरण और तृतीय चरण में 11-11, दूसरे और चौथे में कितनी होती हैं? 13-13। तो यहाँ की बात करें प्रथम चरण की पूछ रहा है तो कितनी मात्राएं हो जाएंगी? 11 मात्राएं हो जाएंगी। आगे है, दी गई पंक्ति में रस बताइए। प्रिय वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि में डूबी का सहारा कहाँ है। तो दोस्तों ये करुण रस है। कौन सा है? करुण रस है। कौरवी किस बोली को कहते हैं? तो कौरवी दोस्तों जो है वो खड़ी बोली के अंतर्गत आती है। कौरवी किसके अंतर्गत आती है? खड़ी बोली के अंतर्गत आती है। कौरवी जो है वो खड़ी बोली को कहते हैं। झांसी की रानी किसकी रचना है? तो झांसी की रानी जो है वो सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। आगे देखते हैं। अगला है, घाट घाट का पानी पीना। घाट घाट का पानी पीना लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है। अनेक क्षेत्रों का अनुभव रखना। घाट घाट का पानी पिया हुआ, उसका अर्थ क्या होता है? अनेक क्षेत्रों का अनुभव रखने वाला। आगे है, प्रत्येक वर्ग का प्रथम द्वितीय वर्ण किस प्रकार के हैं? तो दोस्तों जो स्पर्श व्यंजन होते हैं उसमें 5 वर्ग होते हैं। उसमें से प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग जो होता है, प्रत्येक वर्ग का जो प्रथम और द्वितीय होता है दोस्तों, वो क्या कहलाते हैं? तो वो अघोष कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अघोष कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन जो होता है वो क्या कहलाता है? अघोष कहलाता है। और तीसरा, चौथा, पांचवा क्या कहलाता है? घोष या सघोष। घोष कह लो या सघोष कह लो। तीसरा, चौथा, पांचवा क्या कहलाता है? प्रत्येक वर्ग का घोष वर्ण कहलाता है या सघोष। और प्रथम और द्वितीय क्या कहलाता है? अघोष। आगे देखते हैं। परिवार संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो परिवार जो है दोस्तों समूहवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? परिवार समूहवाचक संज्ञा है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। वर्तनी की दृष्टि तो क्या हो जाएगा दोस्तों? नरक हो जाएगा। नरक हम इस तरह से लिखते हैं, और वर्तनी की दृष्टि से बात करें तो कौन सा सही है? ए ऑप्शन इसका सही है। आगे है, निम्नलिखित में समानता सूचक चिन्ह कौन सा है? दोस्तों समानता यानी समानता बताने वाला, तो कौन सा चिन्ह हो जाएगा? बराबर का जो चिन्ह होता है इसको हम बराबर का चिन्ह भी कहते हैं, और इसी को हम दूसरे नाम से किस नाम से जानते हैं? समानता सूचक चिन्ह। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।